नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मैं हूं डॉक्टर वेदांत और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त इंडियन इकोनॉमी की सीरीज। और उसमें आप लोगों ने पहले राष्ट्रीय आय पढ़ा, राष्ट्रीय आय पढ़ने के बाद आपने नीति आयोग पढ़ा, उसके साथ ही आपको हमने योजना आयोग के बारे में बताया। ध्यान रखिएगा कि ये पूरी एक श्रृंखला है, इसलिए पिछले वीडियोस देखते चलिएगा, तभी आपको आगे के वीडियोस की जो बातें हैं वो सारी जुड़ करके समझ में आएंगी। जैसे हमने योजना आयोग का गठन कैसे हुआ, कब हुआ और किस प्रकार की वो संस्था है, ये सब चीज़ें हमने पहले आपको बता रखी हैं। आज हम थोड़ा सा जो प्लानिंग से संबंधित यानी जो प्लान्ड डेवलपमेंट है, आयोजनागत जो विकास है भारतीय अर्थव्यवस्था का, इसके थोड़े से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जाएंगे, यानी थोड़े आज़ादी से पहले की बातें, क्योंकि कुछ ऐसे विचार या प्रस्ताव या संस्थाएं रही हैं जिनसे प्रेरित होकर के ये जो प्लान्ड इकोनॉमी का जो तरीका है इसे भारत में अपनाया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो प्लानिंग सिस्टम प्रचलन में रहा है, यानी जो आयोजनागत विकास रहा है, इसकी जो पृष्ठभूमि है ना, या इसके जो फादर हैं वो एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। ठीक है ना। वैसे तो ये आर्किटेक्ट थे, इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न मैसूर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने 1934 में एक किताब लिखी थी, प्लान्ड डेवलपमेंट फॉर इंडिया, है ना, प्लान्ड डेवलपमेंट फॉर इंडिया। ये एक पुस्तक विश्वेश्वरैया साहब ने लिखी थी और यही एक तरह से कह सकते हैं कि जो आधुनिक आयोजनागत विकास है उसके लिए ये गीता बन गई, है ना। तो यहां तक इसकी जो जड़ें हैं वो जाती हैं। इसके बाद 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, तो यहां पर एक निर्णय लिया गया था नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाने का, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी। कब? 1938 में। इसका जो काम था वो ये देखना था कि किस तरह से जो उस वक्त की राज्य सरकारें थीं, क्योंकि आपको मालूम है कि 1935 के एक्ट के कारण, है ना, जो भारतीय राजनीतिक दल थे, आईएनसी विशेष रूप से, उसने भाग लिया था और राज्यों में सरकारें बनी थी। तो उन राज्य सरकारों के लिए प्लान्ड इकोनॉमी का जो एक प्रारूप है ना, उसका जो एक रोड मैप है, वो उसे उपलब्ध कराने का काम नेशनल प्लानिंग कमेटी ने किया था। ठीक है। इसके बाद फिर आगे के भावी जो भारत है ना, 1940s का जो भारत है, उसको और बेहतर बनाने के लिए अलग अलग प्रस्ताव आए। इन प्रस्तावों में कम से कम 3 प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो एक तो 1944 में लाया गया था आर्देशिर ईरानी द्वारा लाया गया था बॉम्बे प्लान। ठीक है ना, बॉम्बे प्लान। इसकी खास बात ये थी कि ये जो 8 निजी क्षेत्र के पूंजीपति थे, है ना, जैसे टाटा, बिरला वगैरह, तो उस वक्त के जो निजी क्षेत्र के पूंजीपति थे, कैपिटलिस्ट थे, उनके द्वारा ये एक प्रकार का प्रस्ताव किया गया था कि भावी भारत के लिए, आजादी के बाद के भारत के लिए किस प्रकार से योजनाबद्ध ढंग से आर्थिक जो विकास है उसको अंजाम दिया जाएगा। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ठीक है। इसी वर्ष यानी 1944 में ही, है ना, एक साहब थे श्रीमन नारायण, है ना, इन्होंने गांधीयन प्लान दिया था, है ना, गांधीवादी योजना का एक प्रारूप दिया था। ठीक है। इसी तरह से 1945 में, है ना, एम.एन. रॉय साहब थे, है ना, इन्होंने रॉय, है ना, तो इन्होंने जो है वो 1945 में एम.एन. रॉय ने वो पीपल्स प्लान दिया था। ठीक है। और फाइनली 1950 में, है ना, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय का प्लान दिया था। ठीक है। तो ये जो कुछ योजनाएं या प्रस्ताव रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान रखिए, भारतीय आयोजनागत जो विकास है, जो प्लान डेवलपमेंट है, इसके लिए सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक में विचार दिया। पुस्तक का नाम क्या था ना, प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। उसके बाद 1944 में आदर्श ईरानी ने बॉम्बे प्लान दिया, है ना। ये एकमात्र ऐसा प्लान था जो निजी क्षेत्र के उद्यमियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसी प्रकार से श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना, एम.एन. रॉय ने पीपल्स प्लान और जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान या सर्वोदय योजना को प्रस्तावित किया था। ये सारे जो प्रस्ताव हैं, इन्हीं प्रस्तावों का जो कह सकते हैं निचोड़ है, वही बाद में लागू किया गया, ठीक है। और इसे लागू करने का जो प्लेटफॉर्म है वही था योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन। तो ये योजना आयोग उसी को लागू करने के लिए 1950 में बनाया गया था नेहरू की अध्यक्षता में। अब आपको ध्यान रखना है कि इस योजना आयोग ने, है ना, ये बहुत ही व्यापक बात है, दो सेकंड में सिर्फ समझ में आ जाएगा कि अब तक योजना आयोग ने कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, है ना। तो 12 पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब हो गया कि इसने ना 12 5 ईयर प्लान को अंजाम दिया है। कब तक? 1951 से लगा करके 2017 तक। और 2017 के बाद से नीति आयोग ने अपना काम करना शुरू किया, है ना, प्रैक्टिकली व्यवहार में। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी। अब इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में जो बहुत ही एक बारीक चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इनमें 6 वर्षों का योजना अवकाश का मतलब हुआ प्लानिंग हॉलीडे में चला गया, है ना। ये जो प्लानिंग हॉलीडे है ये 3 समय पर, अलग अलग समय पर सामने आया था। और इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए कि ये सवाल 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है किन किन योजनाओं के बीच में ये प्लानिंग हॉलीडे था, ठीक है ना, या किस योजना से जुड़ा हुआ ये हॉलीडे था, प्लानिंग हॉलीडे था। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये कि कुल कितने वर्षों का प्लानिंग हॉलीडे था, है ना। तो इसलिए आप जब 51 से 2017 तक ओवरऑल जोड़ेंगे और फिर 5 से उसको डिवाइड करके कोशिश करेंगे तो वो 12 से ज्यादा आएगा। इसीलिए आपको ये प्लानिंग हॉलीडे की बात कर रहे हैं। ये प्लानिंग हॉलीडे सबसे पहले 3 वर्षों का प्लानिंग हॉलीडे हुआ, किन्हीं कारणों से, वो अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। ये हुआ था 1967 से, है ना, 66 से 69 के बीच में, 3 सालों का, 66, 67, 67, 68, 68, 69, ठीक है। ये 3 वर्षों का प्लानिंग हॉलीडे सबसे पहले हुआ था। दूसरा जो प्लानिंग हॉलीडे है वो 1979 से 80 के बीच में हुआ था। तो स्वाभाविक है कि ये प्लानिंग हॉलीडे जो है वो तीसरी चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में था, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना लागू हो जानी चाहिए थी और यहां पर छठी पंचवर्षीय योजना लागू हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों से, ठीक है। ये 1 वर्ष का था। और उसके बाद फाइनली 1990 से लगा करके 92 के बीच में प्लानिंग हॉलीडे 2 वर्षों के लिए था, ठीक है। ये 2 वर्षों का प्लानिंग हॉलीडे जो कि 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच हुआ, यानी यहां पर 90 में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू हो जानी चाहिए थी वो नहीं लागू हो पाई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना, 4th, 6th और यहां पर 8th, ये जो 5 ईयर प्लान है इनके संदर्भ में ये 6 वर्षों का प्लानिंग हॉलीडे हुआ था। ये 3 तरह से सवाल पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। एक तो प्लानिंग हॉलीडे क्या होता है और कुल मिलाकर के कितने प्लानिंग हॉलीडे हुए। दूसरी बात ये कि जो भी प्लानिंग हॉलीडे हुए हैं वो किन किन योजनाओं के बीच में थे या फिर किन किन योजनाओं से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। और तीसरी बात ये होती है कि प्लानिंग हॉलीडे क्यों हुआ था, ठीक है। वो बात हम लोग जब पंचवर्षीय योजना के बारे में आगे बढ़ते हुए बताएंगे तो वहां पर वो चीज आती जाएगी। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आपको यह भी याद रखनी है कि जब पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अब समाप्त कर दिया गया, योजना आयोग भी अब समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग वो 3 लेयर कार्यक्रम के आधार पर चलता है, 15 सालों का विजन प्लान, है ना, 7 वर्षों की स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट और 3 सालों का एक्शन प्लान। जब उसके आधार पर चलता है तो आखिर हमें इनके बारे में जानने की जरूरत क्या है ना, इन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानने की क्या जरूरत है। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि ये आपको 2 कारणों से जानने की जरूरत है। कारण नंबर 1,
जितना भी अभी तक का आर्थिक इतिहास है आजादी के बाद का, वो बिना इन पंचवर्षीय योजनाओं को समझे आप मतलब बात को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसको जानने के लिए जरूरी है पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा विश्लेषण। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत सी ऐसी योजनाएं आज जो चल रही हैं या चलाई जा रही हैं या जो परफॉर्म कर रही हैं, लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं, कहीं ना कहीं उनके बीज, है ना, इन्हीं 5 ईयर प्लान के संदर्भों में कहीं कहीं उपलब्ध होते हैं। जहां जहां उपलब्ध होते हैं वहां से सवाल उठाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत संक्षेप में ही सही, लेकिन इन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानना जरूरी है। अब यहां पर कुछ चीजें दिमाग में रखिए, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं का जो समय अवधि आती है उसके बारे में पूछा जाता है ना। तो आपको हमने बताया कि जो योजना अवकाश है, इस योजना अवकाश के गैप के कारण ही कभी भी टाइम इधर उधर हो सकता है, अन्यथा 5-5 साल जोड़ते चले जाइए। कहां से? 1951 से, तो समय अवधि आपको आसानी से मिल जाएगी। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लगा करके स्वाभाविक है कि 56 तक होगी, दूसरी 1956 से 61 तक, तीसरी 61 से 66 तक, लेकिन चौथी 66 से नहीं होगी, क्योंकि यहां पर क्या आ गया? 3 साल का योजना अवकाश। तो इसकी गणना कहां से शुरू होगी? 1969 से, है ना। इस तरह से आपको आगे ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो आपके योजना अवकाश काम आएंगे, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, यहां पर संदर्भ है, इसलिए आपको यह बात भी स्पष्ट करते चलें कि पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है ना, भले ही प्लान डेवलपमेंट की बात हमने एम विश्वेश्वरैया से ली, लेकिन जो पंचवर्षीय योजना है उसको 5 साल के फ्रेम में ही प्रस्तुत करेंगे। इस चीज का जो आइडिया है वो पहले के सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से लिया गया था, है ना। लेनिन ने इस प्रकार की पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी वहां की रशियन क्रांति के बाद, ठीक है ना। तो इसीलिए भारत में भी उसी प्रकार से पंचवर्षीय योजनाओं का जो फ्रेम है ना, उसको लिया और उसी के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। तो यहां पर ये एक अलग से प्रश्न ध्यान में रखना है आपको कि पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप कहां से लिया गया? वो लिया गया है पहले के यूएसएसआर से। तो पहली पंचवर्षीय योजना, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से जो परंपरागत कृषि है ना, इसके विकास पर ध्यान दिया गया, ठीक है। इसका मूल कारण क्या था? मूल कारण यह था कि जब हमको आजादी मिली उस वक्त हमारे पास 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें रही हैं। पहली, आजादी का मिलना, जो कि निश्चित रूप से वो एक कॉलोनी से हम बाहर निकल करके आजाद हुए थे, और कॉलोनी का एस्पेक्ट हमेशा, उसका जो पहलू होता है वो हमेशा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल होता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से आजादी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तो इस सेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आजादी के बाद का सिनेरियो है ना, उसको हमें मीट आउट करना था, उसको हमें एज सच उससे निपटना था। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि आजादी के साथ साथ विभाजन हुआ था। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि विभाजन के साथ साथ बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, और आप जानते हैं कि दंगे में बहुत बड़ी मात्रा में धन जन की हानि होती है, ठीक है। तो मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, इनका न केवल बंटवारा हुआ बल्कि बड़े पैमाने पर जो उस वक्त की एसेट थी वो बर्बाद हुई और बहुत से लोग मारे गए। इन सभी पृष्ठभूमि में इंडियन इकोनॉमी को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष लक्ष्य न रख करके जो परंपरागत खेती है, जो पहले से चली आ रही थी ट्रेडिशनल खेती, सिर्फ उसके विकास की बात की, और कोशिश ये रही कि हम किसी तरह से अपने आप को एक तरह से पुनर्गठित कर सकें ना। तो जो इकोनॉमिक रिकॉन्स्ट्रक्शन है वो ज्यादा दिमाग में था, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से और 61 के बीच में लागू की गई, ये वास्तव में महालनोबिस मॉडल पर थी, है ना। महालनोबिस के बारे में हम आपको पहले भी नेशनल इनकम के चैप्टर में बता चुके हैं। तो प्रोफेसर महालनोबिस जो वो उस वक्त के बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, तो उनके मॉडल पर थी। और इस मॉडल की खास बात यह थी कि इन्होंने क्या किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में यानी पब्लिक सेक्टर के देखरेख में हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारी जो उद्योगीकरण है, इसको इन्होंने अपना मूल लक्ष्य बनाया। अब यहां पर यह शब्द ध्यान रखिएगा, उद्योगीकरण शब्द हमने नहीं अकेले प्रयोग किया बल्कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जो कोर सेक्टर होता है, जैसे उर्वरक, सीमेंट,
है ना, स्टील प्लांट, है ना, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं जो वास्तव में फंडामेंटल ऐसे बेस उपलब्ध कराते हैं जिनके आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, आधार संरचना बनती है, उन आधार संरचना को बनाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको संरचित करने के लिए जिन उपादानों का, जिस प्रकार के साधनों का प्रयोग होता है, उस प्रकार के हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम सबसे पहले मैहलानोबिस ने सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में किया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपके दिमाग में होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे उसका प्रयोग होता चलता रहता है, वो ये है कि भारत की संसद ने 1956 में, है ना, एक प्रस्ताव पारित करके समाजवादी समाज, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, है ना, इसको एक लक्ष्य बनाया था। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी प्लानिंग की दिशा होगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की आगामी दिशा 1956 में रहनी चाहिए थी, वो किधर होनी चाहिए थी? समाजवादी समाज की तरफ। समाजवादी समाज का मतलब यह हुआ कि लाभ के लिए अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाना है ना। यह आवश्यक नहीं है कि हम लाभ को प्राथमिकता दें, यह आवश्यक नहीं है कि हम उपभोक्ता वस्तुओं को प्राथमिकता दें, बल्कि यह देखना है कि हमको दूरगामी स्तर पर कौन से ऐसे उद्योग होंगे जिनसे कि कल को जनकल्याण होगा और आगे का जो आर्थिक विकास है उसकी आधार संरचना बनेगी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि समाजवादी समाज का जो अवधारणा है, समाजवादी समाज का जो कॉन्सेप्ट है या विचार है, ये वास्तव में उत्पादन पर उतना केंद्र कर अपना दिमाग फोकस नहीं करता है जितना कि ये संकेंद्रित करता है अपना दिमाग किस पर? वितरण पर, है ना। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड या डिस्ट्रीब्यूशन जो फोकस्ड अप्रोच है ना, इसका अपोजिट क्या होता है? पूंजीवादी समाज, जो उत्पादन और लाभ पर अधिक महत्व देता है। तो उत्पादन, लाभ और प्रतिस्पर्धा, है ना, इस पर जो ज्यादा बल दे वो पूंजीवादी समाज है। और इसके स्थान पर जब वो उत्पादन को, लाभ को, प्रतिस्पर्धा को दरकिनार करके, ये नहीं कि उस पर बिल्कुल फोकस नहीं रहता, लेकिन वो प्राथमिकता में नहीं रहता। प्राथमिकता में क्या रहता है? प्राथमिकता में रहता है जनकल्याण, रोजगार और खासतौर से पारस्परिक सहयोग करके वितरण, ताकि जो अर्थव्यवस्था में अंतिम व्यक्ति है ना, उस तक आर्थिक विकास का लाभ पहुंच सके। यह समाजवादी समाज का लक्ष्य होता है। तो इसी के आधार पर कह सकते हैं कि इसी अप्रोच के आधार पर मैहलानोबिस के द्वारा ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से 66 के बीच में लागू की गई। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि खाद्यान्न के क्षेत्र में, है ना, आत्मनिर्भरता ये बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया इसमें, है ना। सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये परंपरागत खेती की बात कर रही थी। यहां पर अब परंपरागत खेती की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो तकनीकी के प्रयोग के साथ खेती की बात हो रही है। यहां उत्पादन बढ़ाने की बात हो रही थी, यहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके उत्पादन बढ़ाने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है। यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक बात तो यह ध्यान रखनी है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1962 में चीन के साथ और फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध हुए। ठीक है, तो यह भी एक बहुत बड़ा झटका था दोनों, जो कि एक ही पंचवर्षीय योजना में आ गए थे। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इनके बावजूद भी भारत ने इसी समय 1966 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, इसको अंजाम दिया। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से होती है ना। और इसी परिप्रेक्ष्य में आपको उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान नारा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जय जवान के माध्यम से उन्होंने 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध जीता और जय किसान के माध्यम से उन्होंने, है ना, उसी साल जैसे ही आगे के महीनों में उन्होंने जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसको अंजाम दिया। ठीक है, अब हरित क्रांति की क्या समस्याएं हैं, वो कितना लाभदायक है, कितना नुकसानदायक है ना, वो सब एक आगे का विषय बन गया। लेकिन इतना कंफर्म है कि खाद्यान्न के क्षेत्र में निश्चित रूप से हमको एक आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई, जबकि वही 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हो रहा था तो भारत में खाद्यान्न की बिल्कुल
कंगाली मची हुई थी और अमेरिका जैसे देश जो अपना फेंक देने वाला खाद्यान्न होता है, गेहूं होता है, उसे हमें देकर के उपकृत कर रहे थे, वो भी देकर के हमारे ऊपर एक तरह से उपकार कर रहे थे। लेकिन भारतीय जो किसान हैं और जो तकनीशियंस हैं, खासतौर से एम एस स्वामीनाथन साहब जैसे लोग, कृषि वैज्ञानिक जैसे लोगों ने यहाँ पर हरित क्रांति को अंजाम दे दिया। अब हम यहाँ पर आगे चलें तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 3 सालों का वार्षिक योजनाएं आई जिसको प्लानिंग हॉलीडे कहा जाता है, इसलिए 1969 से लगा करके और 74 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना सामने आई है ना। अब यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा जो हमने पहले वादा किया था आपसे कि जो भी योजना अवकाश हैं वो क्यों हुए, ये भी आपको जानना चाहिए। तो यहां पर अब आपको क्लियर हो गया कि आखिर 66 से लगा करके 69 के बीच में योजना अवकाश क्यों हुए। ठीक है, तो पता चल गया कि तीसरी पंचवर्षीय में 2 युद्ध हुए थे, फिर 65 में एक बहुत बड़ा सूखा भी पड़ा था, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि संसाधनों की दृष्टिकोण से भले हमको खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति के कारण से कुछ राहत मिली थी, लेकिन बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके माध्यम से ऐसी स्थिति नहीं थी कि हमारे पास इतने संसाधन हो कि हम अगले 5 सालों के लिए एक जो आर्थिक विकास की योजना है वो बना सकें। तो इसी पृष्ठभूमि में यहां पर एक साल के लिए यानी 66 से 67 है ना, फिर 68, फिर 69, ये एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई। ये जो एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई वास्तव में यही प्लानिंग हॉलीडे था। तो पहले प्लानिंग हॉलीडे का कारण भी पता चल गया, युद्ध, सूखा और संसाधनों की ना दुर्लभता, कमी। अब चौथी 5 ईयर प्लान में जो लक्ष्य रखा गया वो था स्थिरता के साथ विकास, है ना। तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ये लक्ष्य रखा गया, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना जो लाई गई थी, है ना, वो एक प्रकार से कंसिस्टेंसी मॉडल था, है ना, एसएस मन्ने का, इनके विचारों पर लाई गई थी। ठीक है, इसके साथ इसमें अशोक रुद्रा, है ना, इनकी भी भूमिका थी। तो इनके मॉडल पर ये चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी जिसमें स्थिरता के साथ विकास को रखा गया था। अब यहां पर ध्यान रखना है 3 बातें। पहली बात तो ये कि स्थिरता के साथ विकास को लक्ष्य रखा गया। दूसरी बात, समाजवादी समाज का जो लक्ष्य पहले से चला आ रहा था, संसद के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसका जो लक्ष्य चला आ रहा था, उसके कारण कुछ अलग अलग नियम बनाए गए जिसमें कि खासतौर से 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, है ना, मतलब जो निजी क्षेत्र में बैंक चल रहे थे उसका जनकल्याण के लिए समाजवादी अप्रोच के दृष्टिकोण से उनको मुआवजा दे करके सरकार ने अपने प्रबंधन में ले लिया, है ना। तो गवर्नमेंट मैनेजमेंट में वो आ गए, इसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण। दूसरी चीज हुई थी वो था MRTP एक्ट, है ना, ये सामने आया। यहां पर ध्यान रखना कि MRTP एक्ट वस्तुतः उन परिस्थितियों के से निपटने के लिए आया था जिसमें कि कुछ उद्यमी या व्यापारी, है ना, उत्पादन या व्यापार में एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं, उसको रोकने के लिए ये लाया गया था, है ना। मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो ट्रेड प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, कैसी ट्रेड प्रैक्टिस, जो मोनोपोलिस्टिक हो, जो एकाधिकारी वाली हो, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। और ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जब इस प्रकार का कोई एकाधिकार प्राप्त कर लेता है सप्लाई पर, आपूर्ति पर, तो फिर वो जो मनचाही वो कीमत निर्धारित करेगा, जिन मनचाही शर्तों के आधार पर वो लोगों को सामान उपलब्ध कराएगा, सेवाएं उपलब्ध कराएगा या व्यापार करेगा। तो ये प्रवृत्ति आम जनता के लिए ठीक नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ जो एकाधिकारी उत्पादक या व्यापारी हैं उनके लिए लाभप्रद होती है। यही कारण है कि इस प्रकार का एक्ट लाया गया था। और साथ ही साथ खाद्यान्न के क्षेत्र में बफर स्टॉक रखने की योजना है, इसको लागू किया गया था। ये सारी की सारी चीजें 1969 में हुई थी, है ना। बफर स्टॉक से आपको समझ में बात आ जाएगी कि जब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए तो जो अतिरिक्त खाद्यान्न है उसको सरकार ने खरीद करके अपने पास कुछ रखना शुरू किया, जिससे कि अगर कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या मानवकृत आपदा आ जाए ना, जैसे सूखा, बाढ़ या जैसे आजकल कोविड-19 की महामारी, तो ऐसे में सरकार अपनी तरफ से बहुत कम दामों में या फिर फ्री में
राशन वालों को, बिना राशन कार्ड वालों को भी जो खाद्यान्न उपलब्ध कराती है ताकि कोई भूखा ना मरे ना, तो उसके लिए जरूरी है कि खाद्यान्न सरकार के पास हो ना। ऐसा तो नहीं कि उसी समय सरकार फिर बाजार से खरीदने लगेगी और खरीद करके लोगों को देने लगेगी। वो पहले से एक स्टॉक रखना चाहिए उसको, और वही बफर स्टॉक होता है। ये बफर स्टॉक की जो कॉन्सेप्ट है ये 1969 में लागू किया गया, ठीक है ना। तो इस तरह से स्थिरता के साथ विकास को चौथी पंचवर्षीय योजना में अंजाम दिया गया। अब यहां पर आपको एक चीज और दिमाग में रखनी है, वो ये कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना होगी वो 1974 से लगाकर 79 के बीच में होगी, है ना। इसमें खासतौर से जो गरीबी उन्मूलन है ना, पॉवर्टी जो रिडक्शन है, गरीबी उन्मूलन, ये लाया गया, है ना, ये लक्ष्य बनाया गया। और इसी दौरान यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी योजनाएं या कार्यक्रम लागू किए गए जिनका प्रयोग हम आज तक करते आ रहे हैं, है ना। इनमें से खासतौर से अगर देखिए तो एक है आपका कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। ये आप जानते हैं कि सिंचाई से संबंधित है, ये आगे के जब कृषि वाला चैप्टर होगा तो वहां बताएंगे। इसी तरह से ड्रॉट पॉइंट, है ना, एरिया प्रोग्राम, डीपीएपी, यानी जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, है ना, उन क्षेत्रों के संदर्भ में जो विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं, तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों का कार्यक्रम ये बनाया गया। ये जो दोनों चीजें हैं ये 1974 में लाई गई, ठीक है। इसी तरह से डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम ये लाया गया। डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी मरुस्थल क्षेत्र का जो विकास है किया जाए ताकि मरुस्थल को हरा भरा बनाया जा सके, ये 1978 में लाया गया। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं इनकी शुरुआत हुई, ठीक है ना। इसके अलावा पांचवी पंचवर्षीय योजना को दो और चीजों के लिए याद रखा जाता है। एक तो आप जानते हैं इमरजेंसी के लिए, है ना, आपातकाल के लिए। तो स्वाभाविक है कि आपातकाल की जो स्थिति बनी थी, जिस काफी कुख्यात माना जाता है, वो थी। और इसी के दौरान 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम सरकार ने चलाए थे, जिसमें कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो SC ST हैं, या जो दलित हैं, या जिनको कह सकते हैं कि जो वंचित वर्ग है ना, उस वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए और एक कार्य संस्कृति ना वो कायम करने के लिए ये 20 सूत्री कार्यक्रम लाए गए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत मूलभूत पॉइंट हैं, और ये कभी कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पर आपको दिमाग में रखना होगा कि इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1977 में पहली बार ना वो जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार हटी, है ना। 1947 से लगातार कांग्रेस की सरकार जो चल रही थी, है ना, केंद्र में कम से कम, वो 1977 में पहली बार हटी और जनता पार्टी की सरकार आई, जिसको उस वक्त कह सकते हैं कि दिशा निर्देशित कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, है ना। उन्होंने ही एक प्रकार के समग्र क्रांति की अवधारणा देकर के और लोगों का आह्वान किया, और उससे जनता पार्टी की सरकार आई। अब आपको ध्यान में रखना है कि 1950 में जयप्रकाश नारायण ने कौन सा कार्यक्रम दिया था, किस प्रकार का प्रस्ताव किया था? सर्वोदय का। तो स्वाभाविक है कि सर्वोदय की जो विचारधारा है वो विचारधारा परंपरागत चली आ रही विचारधारा से थोड़ा भिन्न, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन पर थी, ये अंतिम कॉमन मैन तक पहुंचने वाली एक रूपरेखा थी, और साथ में ही विचारधारात्मक अलगाव था कांग्रेस और जनता पार्टी का। इसीलिए जनता पार्टी ने इस पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले समाप्त करके और कोशिश की छठी पंचवर्षीय योजना बनाने की। और यही कारण है कि इस विचारधारात्मक दुराव या अलगाव, दुराव नहीं कहेंगे, अलगाव कहेंगे, अलगाव का परिणाम रहा कि 1979 से लगा करके 80 के बीच में एक और योजना अवकाश बन गया। क्योंकि यहां पर आपको ध्यान होना चाहिए कि यह सरकार 5 साल तक काम नहीं करती है, बल्कि किसी कारण से गिर जाती है और 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार आ जाती है। तो राजनीतिक अस्थिरता एक बहुत बड़ा कारण था इस दूसरे योजना अवकाश के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना तक कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसी के आगे IRDP, ट्राइसेम, RLEGP, है ना, ड्वाकरा, ये और सी जो योजनाएं हैं ये आगे के पंचवर्षीय योजनाओं में किस तरह से सामने आती हैं, ये चीजें हम लोग देखेंगे आगे के वीडियोस में। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी तक की जितनी बातें हैं ये 2 कारणों से आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। एक तो इकोनॉमिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा आपको यह जानने के लिए कि जो आज योजनाएं या कार्यक्रम काम कर रहे हैं उनके बीज पहले कहां उपलब्ध हो रहे हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और बढ़ाइए।
थैंक यू।